Dear students, in the same unit number 9, Financial Management, chapter 9.1, under 9.1, we was doing financial decisions and we had covered first investment decision, then we had covered financing decision, and among the financial decision, today we are going to focus on third and last decision, which is dividend decision. ये पहले समझिए डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। व्हाट इज़ डिविडेंड डिसीजन? आप लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी ने आपसे पैसा लिया हुआ है शेयर कैपिटल के फॉर्म में। अब जो शेयर कैपिटल की फॉर्म में उन्होंने पैसा लिया हुआ है, तो उस पैसे पे आपने ये पैसा दिया था किसी इंटरेस्ट को लेने के लिए नहीं। आपने पैसा दिया था कि भाई मैंने 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट करा है, तो यू वाज एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम रिटर्न, चाहे 20 रुपये आए, 30 रुपये आए, 40 रुपये आए, और आपने कहा था कंपनी को कि भाई जब रिटर्न आएगी तब दे देना, और जब तक रिटर्न नहीं आएगी आप कंपनी से कुछ मांग नहीं सकती। कंपनी आपको देने के लिए कोई भी उसको कंपल्शन नहीं है। खैर, इन एनी केस कंपनी ने आपके इस पैसों पे फेवरेबल रिस्क लिया एंड कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लॉन्च कर गया। वक्त के साथ साथ कंपनी को प्रॉफिट आना शुरू हो गया। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट में कंपनी को से सपोज 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ जो उसने आपको देना था। ये जो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट उसने आपको देना है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। अब कंपनी दो चीज़ें डिसाइड करती है कि भाई आपको 20 रुपीज़ दे के आपका जो शेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो 100 की 100 रह जाए, या कंपनी इस 20 रुपये को अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करके आपके शेयर की वैल्यू को, आपकी कैपिटल को 120 की कर दे। आज का मुद्दा है ये 20 रुपये शेयर होल्डर को देने हैं वापस के नहीं देने, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं। पहले आप इस फॉर्मेट को देखिए। दीज आर डिफर फैक्टर्स जो मैंने इसमें ब्रीफ करे। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लीगल कंस्ट्रेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। दीज आर फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिसीजन ऑफ डिविडेंड कि ये डिविडेंड कंपनी को आप लोगों को देना है कि नहीं देना है, री इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। मैं एक एक डिविडेंड को डिटेल में करूँगा। यू हैव अ लुक डाउन स्टेयर्स, ये सॉरी ऑन द सेकेंड पेज। ये है पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड होता क्या है, पहले मैं आपको बताऊंगा। द डिविडेंड पर शेयर इज नॉट चेंज्ड इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीन टू बी टेम्परेरी इन नेचर, एज कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर। कंपनी ये कहती है कि भाई हर साल वो पिछले 8-10 सालों में आपको 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया कुछ भी एक डिविडेंड दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको हर साल आपके ही इन्वेस्टमेंट पे 10 रुपया या 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है। 10 साल तक वो आपको ये डिविडेंड देती रही। 11वें साल में सपोज़ ये 100 का डिविडेंड 90 रह गया, और अगर वो आपको ये 90 देगी तो बेसिकली कंपनी को लगता है कि जो पिछले 10-12 सालों का गुडविल है वो डाउन हो जाएगा, शायद आपका अर्निंग पर शेयर गिर ना जाए, गुडविल डाउन ना हो जाए, पब्लिक का विश्वास कम ना हो जाए। तो कंपनी इस स्टेबिलिटी पॉलिसी को लागू रखने के लिए कई बार डिविडेंड को बराबर करके दे देती है। ये रीजन है उसके डिविडेंड देने का, नंबर 1। नंबर 2 इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए अगर कंपनी के बिजनेस, देखिए बिजनेस के अंदर ग्रोथ बाद में होती है, पहले आपके माइंड में होती है। अगर आपके माइंड में ग्रोथ है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ग्रोथ है तो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि आप बिजनेस में वो जो पैसा है री इन्वेस्ट करें। आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस को ग्रो करने की, तो आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अवेल करने के लिए आपको पैसा चाहिए, इसलिए आप डिविडेंड को ना दे के उसको री इन्वेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर से देखिए, ये आपकी अमाउंट ऑफ अर्निंग है, अमाउंट ऑफ अर्निंग, और एक है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। भाई सीधी सी बात है, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट आ रहे हैं, टोटल अर्निंग उसकी हैंडसम है,
उसको आपके अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको पैसा दे देगी, भी मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, आप अपना डिविडेंड ले जाओ, बिकॉज अमाउंट ऑफ अर्निंग कंपनी के पास बहुत हैंडसम आ रही है, आपके इतने परसेंटेज अर्निंग की उसको शायद ज़रूरत कम है, आपको वो डिविडेंड दे देगी। एंड सेकेंड इज़ वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब ये होता है कि आपकी अर्निंग, यार अपनी आप नॉर्मल रूटीन इनकम से लगा लो, सपोज आपकी सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आपकी सेविंग्स भी ये तकरीबन फिक्स हो जाती है। अभी 10,000 की सैलरी है, मेरा 5,000 खर्चा है, मैं 2 से 2,500 हर महीने सेव कर सकता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग के बेस पे आप स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी फिक्स कर सकते हैं। अभी कंपनी के पास तो इतनी मिनिमम अर्निंग आनी ही आनी है, तो वाई टू स्टॉप डिविडेंड, वो उसको डिविडेंड दे देगी। फिर आता है कैश फ्लो पोजीशन। इसका भी वही मतलब है जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, इसलिए मैंने पॉइंट 1 और 2 आपको बाद में कराए हैं। पॉइंट 1 और 2 का लिंक कैश फ्लो पोजीशन से है। अगर कैश फ्लो पोजीशन गुड है तो समझ लो अर्निंग गुड है। तो जब आपकी कैश फ्लो पोजीशन गुड है तो आप हाई डिविडेंड पे कर सकते हैं। आपको शायद जो इनफ्लो ऑफ कैश है वो इतना फास्ट है, उसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है कि शायद आपको रूटीन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कम है, आप रूटीन कैश फ्लो से ही अपना काम चला सकते हैं, तो आप डिविडेंड को दे पाने की पोजीशन में होते हैं, इसलिए आप डिविडेंड को दे देते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, वो है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या होता है कि आपके सपोज बिजनेस में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आपकी कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो लोग सपोज 2 कैटेगरी के हैं। एक बहुत रिच लोग हैं और एक बहुत एवरेज लोग हैं। दोबारा से सुनिएगा, 2 किस्म के लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वन दोज हु आर वेरी रिच बैकग्राउंड एंड वन दोज हु हैव वेरी एवरेज बैकग्राउंड। रिच का मतलब है उसने अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो एक स्पेकुलेटिव मोड से इन्वेस्ट करा है कि भाई मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, उसको 100 के ऊपर 100 की या 1000 की भूख है, उसको रूटीन डिविडेंड की ज़रूरत नहीं है। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस पर्टिकुलर जुए स्पेकुलेशन स्टेबिलिटी की वजह से ये 100 पे 1000 एक्सपेक्ट करता है। लेकिन एक एवरेज मीडियोकर शेयर होल्डर है जिसने आपकी कंपनी में 100 रुपया ये सोच के डाला था कि बैंक का ब्याज तो 2 रुपये आता है पर मंथ, शायद ये कंपनी मुझे 8 से 10 रुपया पर मंथ दे दे, क्योंकि उसको 8 से 10 रुपए की पर मंथ की नीड है, उसके डेली एक्सपेंसेस ही इस पर्टिकुलर डिविडेंड से चलने हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप पे मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं तो आप डिविडेंड को नहीं रोकेंगे, आप डिविडेंड बांट देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, उनके घर के एक्सपेंसेस इस डिविडेंड से चलने वाले होते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी देखिए, इफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लीव्ड ऑन द कंपनी इज हायर, इट विल बी बेटर टू डिक्लेयर लेस डिविडेंड। सपोज इन टैक्सेशन पॉलिसी वो आपको ये बताता है, सपोज गवर्नमेंट कहती है कि कंपनी ने 100 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो गवर्नमेंट सपोज 15% टैक्स लगा के 15 रुपये गवर्नमेंट ले गई, तो 85 रुपीज़ शेयर होल्डर के लिए बना। हम कहेंगे ए शेयर होल्डर आजा 85 रुपीज़ ले जा और तेरे नाम के 100 रुपये तेरे पास आ गए, क्योंकि हमने 15 रुपये आपके नाम के गवर्नमेंट को दिए हैं। क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, तो ना तो शेयर होल्डर प्रेफर करता है कि उसको डिविडेंड दे, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं डिविडेंड चाहिए, आप 100 रुपये से मेरी कैपिटल, मेरी पूंजी, मेरे शेयर का दाम बढ़ा दो। अगर क्योंकि आप मुझे 100 रुपये देते हो, मेरे पल्ले तो 85 रुपये पड़ते हैं, आप 100 रुपये से मेरा EPS बढ़ा दो, अर्निंग पर शेयर बढ़ा दो। जब आपका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है तो कई बारी हम लोग अवॉइड करते हैं डिविडेंड को देना। स्टॉक मार्केट रिएक्शन पे आइए। जनरली बीइंग अ गुड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स, एवरी इंक्रीज इन द डिविडेंड इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मुझे पता है कि मैंने पहले साल 100 रुपये का डिविडेंड दिया, अगले साल मैंने 120 का दिया, अगले साल मैंने 130 का दिया, अगले साल मैंने 140 का दिया। पब्लिक देखती है कि करंट इन्वेस्टर जो है वो इतने रुपए हर साल ज़्यादा ले रहा है कंपनी से, तो कंपनी गुडविल बढ़ती है, मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेम कंपनी, और वो इसके IPO की वेट करते हैं कि जब भी कभी कोई नया शेयर लॉन्च होगा वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज पब्लिक का रुझान है
कि उनको डिविडेंड बढ़ के मिलता है। Therefore, the finance manager should always keep in mind the effect on the shares while determining the dividend. कहता है जी access to capital market. Company having easy access to capital market is in the better position to declare higher dividend and vice versa. Such companies depend less on the retained earning to finance their growth. मार्केट में बहुत इजीली पैसा अवेलेबल है, इसका मतलब ये है एक कंपनी को मार्केट से पैसा आराम से मिल रहा है, डिफर सोर्स से मिल रहा है, तो वो जो अर्निंग होती है आपके नाम की, उसको उस डिविडेंड की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आपका डिविडेंड दे देती है और जब ज़रूरत पड़ेगी वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठा लेगी, बिकॉज उसको पैसा मिलता है, उसको एक्सेस है उस कैपिटल मार्केट का, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी है सोर्स ऑफ फंड्स की, इसलिए उसको आपकी अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो आपका पैसा आपको वापस करती है, डिविडेंड के रूप में उसको पे आउट करती है, वापस नहीं करती, वापस तक का प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो नहीं। फिर है ये लीगल कॉन्स्टेंट। कहता है क्या होता है लीगल कॉन्स्टेंट? अ कंपनी मस्ट अडेयर टू सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाइल टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, द रेट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। सीधी सी बात है, लीगल कंस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं है कि रूल आज का क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा कंपनी लॉ में लिखित रूल के हिसाब से डिक्लेयर होगा। आप अपनी मर्जी से कोई डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिविडेंड को डिक्लेयर करने की कुछ बाउंड्रीज़ हैं, आपको उन बाउंड्रीज़ को फॉलो कर कर ही डिविडेंड को डिक्लेयर करना है। फिर है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या होता है? कंपनी सपोज टू फॉलो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लेंडर्स ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर। कंपनी के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं बाय द लेंडर्स, जिन्होंने उनको पैसा दिया है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कुछ लेंडर्स मॉर्टगेज करके पैसा देते हैं, कुछ लेंडर्स बिना मॉर्टगेज के पैसा देते हैं, कुछ लेंडर्स इस होप में पैसा देते हैं कि जी मुझे तो इतने % मिनिमम डिविडेंड चाहिए। मैं नहीं कह सकता वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, पर कंपनी आज की डेट में आपसे कुछ बातों में उसका जो आपसे डीड साइन हुई है, जो आपके साथ उसके लिखित कंस्ट्रेंट साइन हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ चीज़ फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कंपनी रिसीव फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेट, द डेट प्रोवाइडर कैन पुट अ बैन ऑन द कंपनी टू गिव एनी डिविडेंड। इसका बहुत गहरा मतलब है, when a company receive finance in the form of debt, debt provider can put the ban on the company to give any dividend। बहुत गहरा मतलब है, सुनना ध्यान से मेरी बात को। मुझे किसी ने शेयर्स की फॉर्म में पैसा नहीं दिया, कुछ लोगों ने 100 रुपये करके मुझे लोन दिया, मुझे डिबेंचर की फॉर्म में पैसा दिया, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। जिन लोगों ने ये 100 रुपये मुझे दिए हैं वो डिबेंचर की फॉर्म में है, लोन है। मेरे को प्रॉफिट हो ना हो, मुझे उसके ऊपर पर मंथ जो या भी पर क्वार्टर जो भी इंटरेस्ट 5 रुपया देना ही पड़ेगा। मुझे 5 रुपये का इंटरेस्ट भी देना है, मुझे बाद में प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी है, और उन लोगों जिन्होंने ये पैसा दे रखा है उनको ये श्योरिटी चाहिए कि प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर है, उनको अपना ब्याज भी चाहिए, उनको अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए। आज ये जो लेंडर्स हैं जिन्होंने मुझे लोन के रूप में पैसा दिया हुआ है, जिनको अपना इंटरेस्ट चाहिए, जिनको आपका प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए बाद में, अगर मैं तुमसे पैसा ले के दुनिया को डिविडेंड बांटूंगा तो उनको लगेगा कि ये बंदा डिविडेंड बांट रहा है, डिविडेंड बांटते बांटते कल को हो सकता है कैपिटल कम रह जाए और हमारी जो बेसिकली पूंजी है वो रिस्क में आ जाए, इसलिए वो आपको अलाउ नहीं करते हो। कहते हैं भाई आपने हमसे जो पैसा ले रखा है हमें ही उसका ब्याज दो, और हमारा ब्याज आप तब दे पाओगे अगर आप आए हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करोगे। जब आया हुआ प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगा तभी आपकी पोजीशन हेल्दी होगी, इसलिए डिविडेंड मत दो। सो दिस वाज द लेक्चर रिगार्डिंग डिविडेंड डिसीजन। Student, after going through all the 11 points on dividend decision, first of all you should read each and every point. You should analyze the reason of dividend declaration and holding the money and raising the EPS। आप अगर इस रीज़न को एनालाइज कर पाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन में जो केस स्टडीज़ आती हैं उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता है।
तो आप अब जिसको पहले इन सभी डिविडेंड डिसीजंस के पॉइंट को याद रखिए, उसके बाद इसकी 2 केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो पैराग्राफिक फॉर्म में जब वो आपको डिविडेंड डिसीजन के बारे में पूछेगा, इट विल बी मच मोर क्लियरर when you will revise the things. So next time we'll continue with the next. Thank you so much.